देखिए लास्ट टर्न पे जो हम लोग ने एरोमेटिसिटी के लिए हकल रूल पढ़ा था 4n+2 डीलोकलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेनर स्ट्रक्चर, उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के पढ़े थे, लेकिन वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीनॉइड कंपाउंड्स थे, यानी उसमें बेंजीन रिंग था, एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होंगे तो वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो, यानी प्लेनरिटी, मॉलिक्यूल्स प्लेनर हो और 4n+2 लोकलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये भी एरोमेटिक है लेकिन वो बेंजीनॉइड नहीं है, यानी उसमें बेंजीन नहीं है। तो ऐसे कुछ 4 ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ये आपके सामने जो हैं ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अभी तक जो इससे पहले आपने एग्जांपल्स पढ़े थे बेंजीन, टोलुइन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीनॉइड, वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। pyridine, furan, thiopheने and pyrrole, these are non-benzenoid aromatic compounds और heterocyclic aromatic compounds। ध्यान रखिएगा ये नेम, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर कभी आता है तो pyridine, furan, thiopheने and pyrrole ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसमें जरा स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो देखिए pyridine को ये pyridine 6 मेंबर्ड रिंग है जस्ट लाइक बेंजीन रिंग, लेकिन 6 मेंबर में से एक मेंबर यहाँ पर नाइट्रोजन है, बाकी इसके 5 मेंबर ये कार्बन है, जैसे बेंजीन रिंग सब कार्बन है और सबसे एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। ठीक है, फ्यूरॉन 5 मेंबर, ये 6 मेंबर रिंग हो गया pyridine, फ्यूरॉन 5 मेंबर रिंग है, ठीक, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 5 मेंबर रिंग है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूरॉन को 1 2 3 4 5 जिसमें से एक ऑक्सीजन है, ठीक है। थायोफीन भी 5 मेंबर रिंग है सिमिलर टू फ्यूरॉन, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, सल्फर, ठीक। और पायरोल भी 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर एक NH है, ठीक। एक क्वेश्चन और जो यहाँ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आगे यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि जैसे अगर हम pyridine को देख रहे हैं तो pyridine में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, और अगर हम पायरोल को देखें तो पायरोल में भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है। और किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होगी वो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस बेस होंगे। तो यहाँ पर pyridine और पायरोल दोनों में आप देखिए स्ट्रक्चर में तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों ही को आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, दोनों बेसिक होंगे, दोनों के पास बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन pyridine इसमें से एक बेस है, पायरोल बेसिक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि pyridine का और पायरोल का स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस कि दोनों ही स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है या ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Why pyridine is a base but pyrrole is not? ऐसा क्यों? ठीक है, तो जरा समझते हैं डिफरेंस ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जो pyridine मॉलिक्यूल है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 3 पाई बॉन्ड्स है, इनके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज्ड है। 4n+2 जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से हैं? ये 2 2 4 and 2 6, these 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा थोड़ी देर बाद, फिर ये इधर मूव कर जाएगा, इस तरह से ये इधर मूव कर जाएंगे, इस तरह का मूवमेंट इनके बीच में चलता रहेगा, तो कोई भी इनका लोकल पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है। आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इंक्लूड करके 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा है। जो हमारे 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर है, यहाँ ये, ठीक है ना? क्लियर हो रहा नहीं? हो रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम पिरिडीन को देखेंगे तो पिरिडीन में जो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड नहीं है। डीलोकलाइज्ड मतलब ये मोशन मूवमेंट में नहीं है कहीं पर, ठीक है। हाँ ये नाइट्रोजन के हाँ पास लोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन के पास परमानेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे पायरोल के अंदर, तो जरा पायरोल के अंदर देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के, कितने हुए? 4। 4। और 2 ये हाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास है, इनको मिला के 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको सबको इंक्लूड करेंगे तब 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पायरोल में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी नाइट्रोजन के पास है, थोड़ी देर बाद उसका मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर? हाँ लेकिन यहाँ पर जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़कर है, ये वाले हैं। ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर पिरिडीन में दिख रहा है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड है। परमानेंटली हाँ नाइट्रोजन के पास उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और इसलिए नाइट्रोजन इजीली उसको डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास परमानेंट वो बने हुए हैं। पायरोल ठीक। में जो आप नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड। यानी हाँ अभी आपको नाइट्रोजन के पास दिख रहे हैं लेकिन वो परमानेंटली नाइट्रोजन के पास नहीं है, हाँ इसलिए वो नाइट्रोजन उसको डोनेट नहीं कर सकता है ना। ठीक है। हाँ इसलिए पायरोल में बेसिक कैरेक्टर होता है। नहीं होता, नहीं होता है। पिरिडीन में होगा। हम्म। ध्यान रखिए, इसका रीजन सीधा सा एक रीजन है, पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, और ठीक। पायरोल में नाइट्रोजन के पास जो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, ठीक है। तो जो डीलोकलाइज्ड है यानी जिसका कोई परमानेंट पोजीशन या लोकेशन ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, हाँ तो उसको कैसे नाइट्रोजन यूज करेगा डोनेट करने के लिए? ठीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ये कुछ आपके नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स थे। ठीक। ये चीज यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगर हम पिरिडीन के लिए बात करेंगे। In pyridine, the lone pair of electrons on nitrogen atom is present in a sp2 orbital, which being in the plane of the ring does not participate in delocalization. Lone pair of electron does not participate in delocalization. Here, on the ठीक। other hand, in हाँ case of furan and thiophene, one of the two lone pairs of electron on the sp2 hybridized heteroatom is present in a p orbital perpendicular to the plane of the ring. Consequently, it participates in the delocalization of electrons. इसी तरह से पायरोल में भी अगर आप देखेंगे तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ is present in a p orbital perpendicular to the plane of the ring and hence participate in delocalization of electron. Hence, all these molecules are planar and contain 6 delocalized pi electrons and aromatic. बट ध्यान रखिएगा पायरोल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो डीलोकलाइजेशन में है। डीलोकलाइज्ड। ठीक। है? हाँ यहाँ पर कह भी सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं दिस इज वाई पायरोल हैज नो बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, ठीक। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक। whereas हाँ pyridine has basic, क्या रहता है? pyridine एक बेसिक मॉलिक्यूल होता है, बेसिक कंपाउंड है, पायरोल नहीं है। ठीक है, ठीक। हाँ समझ में आई बात क्यों? हाँ इस वजह से। चलिए ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन चैप्टर में हम आते हैं। बेंजीन को प्रिपेयर करने के मेथड। देखिए बेंजीन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेंजीन का स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर बेंजीन के, बेंजीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, बेंजीन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये सब डिस्कस करते हैं। अब बेंजीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है बेंजीन के। फर्स्ट, इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं। जैसे पहला मेथड है बेंजीन को प्रिपेयर करने का,
बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, इथाइन को या एसिटाइलिन को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करेंगे हाँ तो वो साइक्लिक ट्राइमराइज होकर साइक्लिक फॉर्म में ट्राइमराइजेशन होगा उसका, 3 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन के आपस में साइक्लिक मैनर में ऐड होंगे और बेंजीन का ठीक फॉर्मेशन करेंगे। ये हम लोग ने एल्काइन चैप्टर के केमिकल एल्काइन प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है। हाँ और यहीं पर अगर हम एसिटाइलिन या इथाइन की जगह प्रोपाइन यूज करते हैं तो हमें मेसिटाइलिन मिलता है, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये दोनों रिएक्शंस हम लोग एल्काइन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, यहाँ पर वो चीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं हम लोग, हाँ इथाइन या एसिटाइलिन, इसको जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करेंगे तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन के थ्रू हाँ बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है यहीं पर इथाइन की जगह अगर हम प्रोपाइन ले लें और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर हम पास करेंगे हाँ तो वो 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन यानी कि मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम। ठीक अगर आपको याद हो तो एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने ये मेथड पढ़ा हुआ है कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट तो अगर हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो हमें 1 लेस कार्बन का एल्केन मिलेगा। ये एल्केन के स्टार्टिंग में जो एल्केन हमने स्टार्ट किया था उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हाँ सिमिलर मेथड है। हमें यहाँ पर अगर बेंजीन बनाना है तो बेंजीन से 1 मोर कार्बन का एसिड यानी बेंजोइक एसिड, ठीक ले लेंगे बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट अगर हम यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, उसको ट्रीट करते हैं हाँ सोडा लाइम के साथ तो हमें बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जस्ट सिमिलर टू द मेथड्स we have studied in methods of preparation of alkanes। ठीक है ये है सोडियम बेंजोएट। जब इसको आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे, सोडा लाइम मतलब NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक तो यहाँ से ये पूरा Na2CO3 अलग हो गया, ठीक है। हाँ और ये H यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया बेंजीन रिंग में, ठीक बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। ये सोडा लाइम ट्रीटमेंट किसी भी एसिड के सोडियम सॉल्ट से 1 लेस कार्बन के एल्केन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो सोडियम इथेनोएट से मीथेन फॉर्म होगा, हाँ सोडियम प्रोपेनोएट से इथेन फॉर्म होगा 1 लेस कार्बन एल्केन, ठीक सोडियम ब्यूटेनोएट लेंगे तो प्रोपेन मिलेगा, हाँ सोडियम पेंटेनोएट लेंगे ब्यूटेन मिलेगा ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही हम सोडियम बेंजोएट का सोडा लाइम ट्रीटमेंट करेंगे तो 1 लेस कार्बन का तो एल्केन बेंजीन मिलेगा तो ये मेथड इसलिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप उससे रिलेट करके पढ़ेंगे कि वहां पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो सिमिलर है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक फिनॉल से बेंजीन का फॉर्मेशन। तो फिनॉल को जब हम फिनॉल को हीट करते हैं विद जिंक डस्ट, जिंक पाउडर, जिंक उसको रिड्यूस, जिंक मेटल फिनॉल को रिड्यूस करता है और बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में कुछ ऐसे रिएक्शन है, फिनॉल विद जिंक डस्ट, ZNO अलग हो जाएगा ठीक एच जाके और बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ठीक आप अपने नोट्स में जब इसे बनाइएगा तो भी आप ऐसे हाँ करिएगा, थोड़ा सा याद करना आपके लिए इजी होता है। एलिमिनेशन ठीक ZNO का है हो रहा है, H फॉर्म हो रहा है। तो ठीक फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट टू गिव बेंजीन, ठीक है। ठीक
नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन के लिए, बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, जो आपने पढ़े हैं पहले से, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक। हाँ। हम क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इनके साथ। ये एक स्ट्रॉन्ग ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये मेथड भी हम लोग ने एल्केन में पढ़ा हुआ है। हाँ। किसी एल्काइल हैलाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें एल्केन मिलता था, एल्केन में भी ये मेथड है। हाँ। ठीक। तो बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये रिएक्शन, ठीक। क्लोरोबेंजीन को हम रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो इसके रिडक्शन के थ्रू, रिडक्शन मतलब व्हाट, रिडक्शन इज व्हाट, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। जब आप इसे हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करेंगे, ये हो गया हाइड्रोजन H2, ठीक है। ठीक। तो जब हम हाँ। इसे करेंगे तो यहाँ से हमें मिल गया बेंजीन, और एक HCl निकल गया। यही रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फास्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन को प्रिपेयर करने का। बाय रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसके साथ रिड्यूस करेंगे? टू इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। नंबर वन इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड विच इज आल्सो नोन एज फॉस्फेनिक एसिड। हाँ। या तो इसको यूज करिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ। या आप इथाइल अल्कोहल को यूज करिए। दोनों में से किसी ठीक। भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज कर सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैन बी रिड्यूस्ड into benzene to form benzene either by using hypophosphorus acid or by using ethyl alcohol as a reducing agent। इनमें से किसी को भी आप as a reducing agent यूज कर सकते हैं। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मेशन हम लोग करते हैं एनिलीन से। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये कहाँ से मिलता है? ये एनिलीन से मिलता है। जब हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ या NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। इस आइस कोल्ड एटमॉस्फेयर में जब हम एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ आइस कोल्ड एटमॉस्फेयर में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम टेम्परेचर ले जाएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अनस्टेबल हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक। तो ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे? अब देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप रिड्यूस करेंगे किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ या फिर फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 के साथ, तो हमें बेंजीन मिलेगा। ठीक है। इसको देखिए जरा, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है C6H5N2 प्लस एंड Cl माइनस। एक्चुअल में ये जो आयन है हमारे पास, ये जो C6H5N2 प्लस इतना जो आयन है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम आयन। ठीक। C6H5N2 प्लस, इस आयन का नाम बेंजीन डाइएजोनियम आयन है। इसके साथ जो यहाँ पर लगा हो वैसा सॉल्ट, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर यहाँ ब्रोमीन लग जाए तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। अगर यहाँ बाइकार्बोनेट लग गया तो बेंजीन डाइजोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH इसके साथ रिड्यूस करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा हमें? बेंजीन। देखिए, फिर वही बात है कि रिडक्शन मतलब व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जब आप इसे हाइड्रोजन देंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन देंगे, तो यहाँ से क्या मिल गया इसे? HCl।
HCl लिबरेट हुआ, यहाँ से क्या लिबरेट हुआ, N2, N2। ठीक है ना, और यहाँ एक और ठीक हाइड्रोजन इसे मिला, ये हो गया बेंजीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक तो ठीक। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन में यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब आप करेंगे तो ये बेंजीन में चेंज हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस बाय प्रोडक्ट में N2 और Hc। ठीक। एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला है, यहाँ पर C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। ठीक। ये इसको रिड्यूस कर रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक सीधी सी है। बात है, अगर ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ। तो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। तो इस ठीक है। प्रोडक्ट को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इथेनॉल ठीक। ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो रिड्यूस किया लेकिन खुद इथेनॉल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इथेनॉल इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड। यानी एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है। ठीक। हाँ। अब दूसरा रिएक्शन देखिए, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप चाहें तो इथेनॉल की जगह एक और रिड्यूसिंग एजेंट है H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड, H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक। इसके साथ भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। दोनों में से कोई एक, ठीक या है। तो आपकी मर्जी आप इथाइल अल्कोहल के थ्रू कर लो, हाँ। आपकी मर्जी आप H3PO2 का यूज कर लो रिड्यूस करने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। तो ठीक है। इसमें भी देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम रिड्यूस करेंगे इसको, तो इसके रिडक्शन से बेंजीन बनेगा। हाँ। ठीक है, ठीक। बस वही N2 और HX, यहाँ मिल रहा है HX मतलब HCl, अगर यहाँ Cl है तो सब कुछ ठीक। वैसे ही है। और H3PO2 जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा H3PO। H3PO3 में। तो ये भी बाय प्रोडक्ट जरा ध्यान रखिएगा, जैसे वहां पर ठीक है। इथेनॉल जब हम यूज कर रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इथेनॉल का खुद का रिडक्शन, इथेनॉल अगर वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब इटसेल्फ ये ऑक्सीडाइज होगा इथेनॉल में, एसिटल। हाँ। ऐसे H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसे आप कहते हैं, हाँ। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में। H3PO3 में। ठीक। हाँ, H3PO3 is known as phosphorus acid। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड से फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, ठीक। H3PO3 is known as। फॉस्फोरस एसिड। ये दोनों रिएक्शन रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, चाहे ठीक। आप रिड्यूसिंग एजेंट में जिसको यूज करें, इथेनॉल को या H3PO2 को। ठीक है। नेक्स्ट इज, next method of preparation of benzene is by heating benzene sulfonic acid with superheated steam। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को स्टीम के साथ, सुपर हीटेड स्टीम का मतलब स्टीम जिसको बहुत ज्यादा हमने हीट कर रखा है, स्टीम के साथ हम लोग हीट करेंगे तो हमें बेंजीन मिलेगा। ये भी बहुत इजी रिएक्शन है। स्टीम मतलब व्हाट, स्टीम मतलब वाटर, उसी का वेपर फॉर्म है। ठीक है। तो जब आप इसको हीट करेंगे, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसको जब हम हीट करेंगे या स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से मिल गया हमें बेंजीन, ठीक है। और ये दोनों मिल गए, ये मिलके हो गए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। H2SO4, क्लियर। हाँ। यहाँ 3 होगा H2SO4 ओवरऑल। ये मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन फॉर्म करने। ठीक है।
तो बाय हीटिंग बेंजीन विद सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम, बेंजीन हमें मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एल्केन चैप्टर में, बाय एरोमेटाइजेशन ऑफ एन एरोमेटाइजेशन। हेक्सेन। अगर ठीक। एल्केन चैप्टर का याद हो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एल्केन में लास्ट में हम लोग ने एक एल्केन में इस रिएक्शन को डिस्कस कर रखा है जिसमें एन हेक्सेन को अगर हम हीट करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, हाँ। तो एन हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन होकर, जिसमें हमने कहा था कि इसमें एरोमेटाइजेशन, साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, एन हेक्सेन से हमें बेंजीन मिलता है। और अगर इसी रिएक्शन में एन हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन ले लें तो वो एरोमेटाइज होकर टोलुइन फॉर्म करेगा। ठीक है। ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये एल्केन चैप्टर में यहाँ पर रिवीजन है आपका। एन हेक्सेन को, हाँ। नॉर्मल हेक्सेन को जब हम Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये साइक्लाइज होके, एरोमेटाइज होके बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। नोट कर लिया था इसे? हाँ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर हेप्टेन ले लें, 7 कार्बन का एल्केन ले लें हेप्टेन, हाँ। और उसका एरोमेटाइजेशन करते हैं Cr2O3 Al2O3 इसके साथ, हाँ। तो 6 कार्बन एटम्स तो बेंजीन रिंग बना लेंगे और एक कार्बन एटम एज अ ब्रांच यानी टोलुइन बना लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर टोलुइन बनेगा। तो एन हेक्सेन के एरोमेटाइजेशन से बेंजीन, एन हेप्टेन के एरोमेटाइजेशन से टोलुइन। टॉलविन। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये बेंजीन के लिए नहीं है, ये एल्काइल बेंजीन के लिए है। एक्चुअली इस चैप्टर में आप एल्काइल बेंजीन की भी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जैसे टोलुइन वगैरह बनाने की। ठीक तो है। आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा है एल्केन में। हाँ। 3 रिएक्शन होती है सिमिलर, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है। वुड्स रिएक्शन में केवल वुड्स रिएक्शन की बात करें तो 2 एलिफैटिक हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ जब हम हीट करते हैं तो हमें एक एल्केन मिलता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, याद होगा अगर आपको। हाँ। फिटिग रिएक्शन, ओनली फिटिग, फिटिग रिएक्शन इज सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, लेकिन इसमें 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स, 2 एराइल हैलाइड्स, हेलोएरीन्स को हीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ। और वुड्स फिटिग में दोनों मिला के, मतलब एक एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड, मतलब जिसे एराइल हैलाइड आप कहते हैं या हेलोएरीन कहते हैं, और एक एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड, इनको सोडियम के साथ जब आप हीट करेंगे तो एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखो C6H5X, ये हो गया हेलोएरीन हमारा, ठीक है। और ये एल्काइल हैलाइड हो गया RX। ठीक। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, यहां से अगर हम देखेंगे तो NaX अलग हो जाएगा, हाँ। और जो भी यहाँ पर आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, वो R ठीक ग्रुप है। बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, जैसे ब्रोमो बेंजीन इज हीटेड विद CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो यहाँ से हाँ। NaBr अलग, यहाँ से NaBr अलग, हाँ। और और CH3 जाके बेंजीन लग गया। CH3Br यानी टोलुइन का फॉर्मेशन। टॉलविन। ऐसे अगर यहाँ पर ठीक। C2H5Br हो जाए तो C2H5 ऐड हो जाएगा इथाइल बेंजीन, हाँ। बाकी सब वैसे ही रहेगा। वैसे रहेगा जैसा एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेसिकली। ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी किसी एल्काइल बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए है। बेंजीन से ठीक। हमें एल्काइल बेंजीन मतलब मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ये सब बनाना है। ये बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसे डिस्कस करेंगे। बेंजीन को जब हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ
हाँ। एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ये कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए। तो जो भी हम एल्काइल हैलाइड लेंगे उसका एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। आपको करना है क्या है, बेंजीन रिंग को या बेंजीन को हीट करना है विद एन एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3। तो एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम बेंजीन को CH3Cl के साथ हीट कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें CH3 बेंजीन यानी मिथाइल बेंजीन का या टोलुइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? हाँ। ऐसे दूसरा देखिए, बेंजीन रिंग इज हीटेड विद CH3CH2Cl, तो CH3CH2 यहाँ ऐड हो गया, मतलब इथाइल बेंजीन मिल गया। ठीक है। हाँ। अब इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये रिएक्शन बेसिकली जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी और होगी। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे हमने मान लिया RCl और FeCl3 या AlCl3 कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो FeCl3 या AlCl3 है वो क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड के अंदर हेटेरोलिटिक क्लीवेज कराते हैं ऐसे, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज करा के वो Cl माइनस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं FeCl4 माइनस। FeCl3 plus Cl minus gives FeCl4 minus, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अपने कैटायन में चेंज हो जाता है R प्लस। तो एज एन इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन बना एज एन अटैकिंग रिएजेंट। ये कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाता है। मैकेनिज्म पे हम क्यों आ रहे हैं, आपको ये समझना है कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है कार्बोकैटायन बनता है, इस बात को ध्यान रखना है, और वो कार्बोकैटायन बेंजीन पे अटैक करेगा। और कार्बोकैटायन का एक यूनिक नेचर है अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में रीअरेंज करने का, हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, मिथाइल एनायन शिफ्टिंग के थ्रू, याद है? तो इसलिए बहुत सारे केसेस में जब आप बेंजीन को किसी एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे जहां पर प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, यहां पर देखिए हमने बेंजीन को CH3CH2CH2Cl के साथ हीट किया। CH3CH2CH2Cl इज नोन एज एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है? एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर ये समझिएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो ये वाला कार्बन यहाँ से अटैच हो जाना चाहिए रिएक्शन, तो हमें C6H5CH2CH2CH3 यानी एन प्रोपाइल बेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? सेकंड कार्बन से बेंजीन का अटैचमेंट है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट के आप नाम लिख सकते हैं। जो माइनर प्रोडक्ट है उसका नाम है बेसिकली यहाँ से ये कार्बन बॉन्डेड है ऐसे CH2CH2CH3, जिसमें प्रोडक्ट है वो है CH2CH2CH3 यानी एन प्रोपाइल बेंजीन। ये माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका एक, इसमें जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ यहाँ पर CCl बॉन्ड का, तो एक प्राइमरी इंटरमीडिएट बना, एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बना बेसिकली CH3 CH2 और CH2 CH, ये कार्बोकैटायन बना। यही कार्बोकैटायन अगर एज इट इज अटैक कर देता तो आपको ये मिलता है एन प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन हुआ क्या, अटैक से पहले इस कार्बोकैटायन में अपने यूनिक नेचर की वजह से यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, ये बन गया CH3 और प्लस चार्ज आ गया इस पे जो यहाँ था,
मतलब एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन ने अपने आप को चेंज कर लिया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ने, सेकंड। हाँ और उस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ने जाके बेंजीन रिंग पे अटैक किया। ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट ये मेजर हो गया, यानी सेकंड जो बीच वाला कार्बन है वो अटैच हुआ बेंजीन रिंग से। ठीक। यार ये कार्बोकेटाइन हाँ की नेचर की यूनिक टेंडेंसी, जो रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी उसकी वजह से हुआ। ठीक। तो बेंजीन को जब हम एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएं तो हमें एन प्रोपाइल बेंजीन ही मिलना चाहिए था। हमने अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया है तो एन प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए था, हाँ। लेकिन बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ। इसलिए क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना एज एन अटैकिंग रिएजेंट, इनिशियली हाँ जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था उसने अपने आप को सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन में चेंज किया पहले, और उस ठीक। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन ने अटैक किया बेंजीन रिंग पे, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाया एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक। क्लियर? हाँ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है जो इसके प्रॉपर्टीज में भी आएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ। तो इतनी रिएक्शंस पहले आप नोट कर लीजिए। कुछ और रिएक्शंस हैं और फिर उसके बाद बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग आएंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक।